Hello everyone. So today date is 8th February and 2024. We are going to solve some PYQs of biotechnology principle and process chapter of class 12th biology. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैच द ऑर्गेनिजम्स विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पे हमें करेक्ट मैच करना है कौन सा होगा. ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये आपको याद मतलब कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि आप इसको याद रखोगे. ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है एक एप्लीकेशन वाला, राइट. तो एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में हमारे पास काफ़ी सारी डाटा काफ़ी सारा ऐसा डाटा है जो हमें याद रखना पड़ेगा. ये उससे इंटरलिंक्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आया है. जो भी चीज़ें ऐसी लगेंगी मुझे कि वो मुझे अब समझानी चाहिए, मैं इस चैप्टर में आपको वो समझाऊंगी. जैसे कि डीएनए आइसोलेशन वाला जो भी कंसेप्ट है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वैसे सोल्व करेंगे. सो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, क्राय प्रोटीन होता है. आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है. थर्मस एक्विटेक्स क्या है, एक डीएनए पॉलीमरेज है. उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हमारे पास होता है क्लोनिंग वेक्टर. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए. ये हमारे पास होता है. अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देती हूँ. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज अ सोर्स ऑफ क्राय प्रोटीन. जो क्राय प्रोटीन होता है ये उसका एक सोर्स होता है. थर्मस एक्विटस एक सोर्स होता है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का. डीएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे. उसके जो कि हम पीसीआर में यूज करते हैं, यानी कि पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन जब करते हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे उसको भी, उस दौरान हम इसका यूज करते हैं. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक क्लोनिंग वेक्टर होता है. जो कंस्ट्रक्शन होती है फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की वो परफॉर्म्ड यूजिंग, वो किसके द्वारा की गई थी, जो प्लास्मिड होता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, उससे उसके द्वारा उसको परफॉर्म किया गया था. तो अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. उसके बाद एक एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, एंजाइम टैग पोलिमरेज बोल सकते हैं हम इसको. जो मैं बता रही थी आपको, टैग पोलिमरेज भी इसको बोला जा सकता है. किसको, डीएनए पोलिमरेज को. थर्मोस्टेबल डीएनए पोलिमरेज जो है यहाँ पे हमारे पास, यानी डीएनए पोलिमरेज, इसका दूसरा नाम टैग पोलिमरेज होता है. तो कंफ्यूज ना हो आप इसमें. कई कई क्वेश्चन में आपको कई कई जगह टैग भी लिखा आ सकता है. तो टैग पोलिमरेज जो होता है वो डिस्कवर्ड बाय ये थॉमस ब्रोक्स ने डिस्कवर किया था. डिस्कवर्ड बाय थॉमस ब्रोक्स इन 1969. जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो पहला रिकम्बिनेंट डीएनए था वो स्टानले कोहेन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था. तो यहाँ पे क्या बात करी मैं, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए किसके द्वारा, स्टानले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972. याद रखेंगे ये चीज आप. देखकर उन्होंने क्या किया था, डीएनए के पीस को कट कर दिया था एक प्लास्मिड में से, जिसके जो कि क्या कैरी करे हुआ था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसके पास बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में, और उसको लिंक कर दिया था किसके प्लास्मिड के साथ, ई कोलाई के प्लास्मिड के साथ उन्होंने उसको लिंक कर दिया था. ये चीज थी. ओके, इन जेल. तो मैं अब सोच रही हूँ कि ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर का यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड था. यहाँ पे अब जो समझाने वाली बातें हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो सारी मैं यहाँ पे आपको अब समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास मुझे लगता है आगे क्वेश्चन इसी अनुसार आएंगे. अब तो थोड़ा सा समझते हैं. चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है. ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म वन है और ये बी मान लो प्लांट है कोई. इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हमें चाहिए कि भाई वो ट्रेड्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें पजेस एग्जिबिट करनी है, तो उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक ट्रेड का हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि डीएनए भी बोल सकते हैं हम इसको, वो निकाल लेते हैं. कैसे निकालते हैं, या तो वेदर बाय
या तो डायरेक्ट, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हम किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम ऑर्गेनिज्म बी में। कैसे हो सकता है ये ट्रांसफर, वेदर बाय, या तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं हम इसका, या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है जो कि वेक्टर्स की मदद से होता है। डायरेक्ट तो ये जीन गन्स वगैरह आती हैं, उसकी मदद से हो जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है उसका। एंड इनडायरेक्ट जो है बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स वगैरह जितने भी हमारे दे रखे हैं उसकी मदद से हो सकता है। ये थे बिल्कुल इसके बारे में बेसिक बात। उसके बाद हम चलते हैं अब किसकी तरफ, अपने जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बता देती हूँ सबसे पहले, उसका काम आया, उसका काम ज्यादा रहेगा अभी हमारे पास आगे। फिर देखेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए के 5 से जो भी 4 से 5 स्टेप्स जितने भी हमारे पास है सारे हम यहाँ पे एक बार देख लेंगे। जेनेटिक सीजर्स और मोलिकुलर सीजर्स कौन सी होते हैं, इसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, देखो ये तो था रेस्ट्रिक्शन वाला। उसके बाद अगर मैं ये एंडोन्यूक्लियस वाला था, अगर मैं वैसे न्यूक्लियस में बात करूं तो ये दो टाइप के हैं, एक होता है एक्सो, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। हमारे पास इस चैप्टर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, क्योंकि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से करते हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका, एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एंड से डीएनए डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब कि जो बिल्कुल एंड पॉइंट्स होते हैं डीएनए के वहां से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एंडोन्यूक्लियस का क्या मतलब है, बीच बीच में से, मतलब कि बीच बीच में से उसके फ्रेगमेंट्स को जो है हम काटते हैं। बेसिकली इनके पास जो होती है एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है इनके पास। क्या होता है इनके पास, एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है। ये कट करते हैं, कट एट स्पेसिफिक लोकेशन, जो स्पेसिफिक लोकेशन कुछ होती है वहीं पे ये कट करते हैं उसको, यानी कि अपनी रिकॉग्नाइजेशन साइट को ये पहचान कर उसी लोकेशन पे कट लगाते हैं। जबकि एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ, वो हमेशा जो डीएनए का फ्रेगमेंट होगा उसको एंड से ही कट करेंगे। तो ये था इसके बारे में ओवरऑल। अब मैं जो है आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बारे में बता देती हूँ। Isolation of genetic material और डीएनए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, आपके एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ मैं सारी बातें। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जो डीएनए होता है, ये प्रेजेंट होता है। इन ऑर्डर टू कट, इस डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसका प्योर फॉर्म में होना जरूरी होता है। मैंने क्या बोला है, अगर हम डीएनए को कट करना चाहते हैं किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से, जो मैंने पीछे अभी बताया, उससे पहले इसका बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलना जरूरी है। प्योर फॉर्म से क्या तात्पर्य है कि फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि कोई भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, राइबोसोम, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में डीएनए हमें मिलना है। ठीक है, हमें चाहिए अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करना चाहते हैं। तो सिंस डीएनए तो अब भाई बहुत सारे एनक्लोज होता है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो हमें वो सारी सेल जो है ब्रेक करनी पड़ती है ताकि हम डीएनए को वहां से रिलीज कर सके। और डीएनए वहां से किसके अलोंग, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ रिलीज होगा, जैसे कि डीएनए के साथ आरएनए भी आएगा, प्रोटीन्स भी होंगे, पॉलीसेक्राइड्स भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, ये सारी चीजें डीएनए के अलोंग
आएंगी। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग, तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल या प्लांट या एनिमल टिश्यू जो होते हैं उनके एंजाइम के साथ। जैसे कि अब यहाँ पे बैक्टीरिया में बात करी जाए, बैक्टीरिया है तो उसकी सेल वॉल लाइजोसोम की बनी होती है, तो लाइजोजाइम एंजाइम की मदद से, लाइजोजाइम एंजाइम की मदद से हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे। प्लांट सेल की अगर बात करी जाए, प्लांट सेल सेलोस की बनी होती है, तो सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से हम उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे। फंगस में अगर बात करी जाए तो काइटिन की बनी होती है उनकी क्या सेल वॉल, तो काइटिनेज एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे, उनके सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे। जीन्स जो है वो लॉन्ग मोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए में लोकेटेड होते हैं, जो कि प्रोटीन के साथ इंटरवाइन, ऐसे प्रोटीन के साथ ऐसे इंटरवाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन, सच एज कौन सा, हिस्टोन, हिस्टोन ऑक्टामर वगैरह, ये हम अपना मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। हाँ, तो उसके बाद जो आरएनए है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, आरएनए को हम आरएनएज एंजाइम की मदद से रिमूव कर देंगे, राइट। आरएनएज यानी राइबो न्यूक्लियस की मदद से हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जबकि प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो प्रोटीएज आप जानते होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम की मदद से हम उसके अफेक्ट को और उनकी सेल वॉल वगैरह सब चीज़ों को हम वहाँ से डिग्रेड कर सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स जो है उनको भी हम रिमूव कर देंगे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की मदद से, और प्योरीफाई कर लेंगे डीएनए को अल्टीमेटली, जो कि प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ। अब यहाँ पे हमारे पास है एक जो भी है ये बीकरसा, इसमें डीएनए वो सारी चीजें हमने एंजाइम वगैरह डाल वाल के सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डीएनए कब एक्सट्रैक्ट होगा, हमें इसमें चिल्ड अल्कोहल डालनी पड़ेगी। चिल्ड अल्कोहल का हम ये याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चिल्ड इथेनॉल या अल्कोहल हम इसमें डालेंगे। उसके बाद जो है एक स्पूलिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से हम जो डीएनए है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। यानी कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में 201 पेज पे फिगर देखिए 11.5, वहां पे आपको दिखा रखा है स्पूलिंग का प्रोसेस, जिससे मतलब को रेशे रेशे से थ्रेड थ्रेड से मतलब कि ऐसे डीएनए आप एक बार उसको घुमाओगे ना अंदर स्पीकर के अंदर, तो जितना भी डीएनए होगा वो इस स्पूलिंग उसके ऊपर लग के आपका एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये था बिल्कुल फर्स्ट स्टेप इसका। नेक्स्ट अब बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने इतना कर लिया कि डीएनए को हमने सेपरेट आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेपरेशन और डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ, सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। सेकेंड स्टेप है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने एक पॉइंट बोला था पीछे आपको कि हमें अगर डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करना है तो हमें उसको प्योरेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। प्योरेस्ट फॉर्म में अब आ गया। अब जो कटिंग होगी डीएनए की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, उसके जैसे क्या आ जाएगा, हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाएगा तो हमें फ्रेगमेंट्स डीएनए के मिल जाएंगे। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक के जरिए, जिसका नाम होता है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। अब आपको ये पता है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें एक बार, 11.3 फिगर वहां पे दे रखी है पेज नंबर 198 पे, उसको देखिए, वहां पे आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड ये समझ आएगा। वहां पे जो एक ये हमें दे रखा है ना, क्या है कि बड़ा सा प्लेट है जिसके ऊपर एग्रोज जेल है, बेसिकली ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, मैंने बता दिया, उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, उनको हम फोर्स कर सकते हैं कि वो देम टू मूव अंडर एनोड के अंडर मूव करे। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है एक मीडियम या मैट्रिक्स के थ्रू, जो वहाँ पे दे रखा हमें। मतलब नाउ डेज अगर मैं बात करूँ जो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स होती है वो कौन सी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन सी है वो, एगारोस।
एगारोस होती है वो, यानी कि रेड एल्गी, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट होता है सीवीड से। सीवीड से तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट यानी डिसोल्व हो जाते हैं उनके साइज के अनुसार थ्रो सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द अगेरस जेल, यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉलेस्ट डीएनए के फ्रेगमेंट होंगे वो बिल्कुल आगे की तरफ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और जो लार्जेस्ट यानी बड़े बड़े होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। उसके बाद जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं हम उनको देख कैसे सकते हैं, उनको हम स्टेन करेंगे सबसे पहले उस डीएनए को, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड का स्टेन हम उसके ऊपर डालेंगे, फॉलोड बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी, जो रेडिएशन है उनका एक्सपोजर उसके ऊपर होना जरूरी है, वरना आप प्योर डीएनए को नहीं देख सकते विजिबल लाइट में। उसके बाद यू कैन सी, आप एक ऑरेंज कलर्ड बैंड देखोगे डीएनए की, इसकी ये सब करने के बाद यू विल सी ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए, कहाँ पे, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट में, वहां पे आप ये चीज देखोगे। तो जो सेपरेटेड बैंड होंगे डीएनए के आर कट आउट फ्रॉम द, उनको हम जो है एगारस जेल से, अब जो सेपरेट हो गए, ये मान लीजिए थी हमारी, यहाँ पे ये छोटे छोटे रह गए आगे और ये बड़े बड़े पीछे हैं, राइट। तो अब जो ये सेपरेटेड क्या थे हमारे बैंड्स थे डीएनए के, उनको हम कट कर लेंगे एगारोस जेल से, जैसे इसमें एगारोस जेल भी था, हमने इसको कट कर लिया, तो ये एगारोस जेल के साथ साथ तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है ना ये जेल पीस, तो इस स्टेप का नाम होता है इल्यूशन। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो इस वे में प्योरीफाई हो जाता है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। ये था ओवरऑल हमारे पास इसका सेकेंड स्टेप, ठीक है। मैंने पहला आपको अच्छे से बता दिया, दूसरा हमें समझ आ गया है। तीसरा इसके बाद क्या स्टेप होना है, उसको हम जो भी मोलिकुलर सीजर्स या हमारे पास जो भी ये हो गया सेकंड, हाँ तीसरा फ्रेगमेंटेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन डीएनए का जेनेटिक सीजर्स के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमारे पास मिल गया। अब इसको हम जहाँ पे भी हमें ट्रांसफर करना है, क्लोनिंग वेक्टर्स की मदद से हम इसका जो है ट्रांसफर अपने और किसी ऑर्गेनिज्म में या जो भी होस्ट बॉडी होगी वहां पे हम इसको इजिली कर सकते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे आपको वेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए ये क्या है, इंसुलिन का जीन है, ये प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, इनडायरेक्ट ट्रांसफर में हम क्या यूज करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पे हमने इस इंसुलिन के जीन को यहाँ पे इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ दिया। उसके बाद जो होस्ट यानी कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है इस केस में, उसके अंदर हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर को ट्रांसफर कर दिया। कुछ इस प्रकार ये जो है हमारा वेक्टर्स का सिनेरियो चलता है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया, जैसे कोई ह्यूमन सेल भी हो सकता है इसके प्लेस पे, ये प्लाज्मिड पे हम जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना हम उसको ऐड करते हैं, उसको डालते हैं बेसिकली। और प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में मैं आपको यहीं पे दो चार बातें बता देती हूँ। प्लाज्मिड वेक्टर आखिर है क्या, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये सर्कुलर होता है शेप में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, नॉन इसेंशियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है, नॉन इसेंशियल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट होने वाला पीस ऑफ डीएनए होता है ये। तो ये इसके बारे में बेसिक बात थी। अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दो बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है हमारे पास, रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम।
जैसे कि 5 to 3 और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है 3 to 5 ये होती है। मान लो यहाँ पे हमारे पास है C C C G G G। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है प्योरीन्स एंड पिरामिडीन्स इज इक्वल टू 1 और कॉन्स्टेंट। प्योरीन्स में हमारे पास आता है कौन सा एडिनाइन एंड थाइमाइन, और pyridine में कौन सा आता है हमारे पास साइटोसाइन, ग्वानिन और यूरेसिल। तो आप ये चीज़ याद रखोगे कि जो साइटोसाइन होता है एडिनिन और ग्वानिन आता है इसमें प्योरीन में, और इसमें आता है साइटोसाइन, थाइमिन और यूरेसिल आता है आरएनए के केस में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ए जो है डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसाइन के साथ। ये चीज़ आप याद रखोगे। और इसके केस में अगर मैं बात करूँ किसके अपना उसके आरएनए केस में, तो ये यूरेसिल के साथ ये पेयरिंग होती है, आप इसको याद रखोगे। ये आपस में इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे सी है तो सी के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या है जी, तो यहाँ पे आएगा जी जी जी। यहाँ पे जी है तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी सी सी। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है जिसको हम बनाते हैं उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो उसके हम कॉम्प्लीमेंट्री लेकर बेस पेयर, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसके होते हैं उसके द्वारा जब हम बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे कि हमारे पास है स्किरिकिया कोलाई RY13। ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास नाम होता है ये जीनस होता है, फिर हमारे पास स्पीसीज होता है, उसके बाद स्ट्रेन, ये सीरीज में होता है। तो जब हम नेमिंग करते हैं किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, फर्स्ट वर्ड हम जीनस का लेते हैं, 2 वर्ड हम स्पीसीज के कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे R1 यानी कि एक यहाँ पे R, और यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसका नंबर कितना है, पहला 1, I यानी कि ई कोर आई, ये हम जो है नेमिंग हो गई। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कौन सा था, तो वो था हिंद सेकंड। पूरा नाम क्या था इसका, हीमोफाइलस थानी है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये था। बस यहीं तक जो है ये बेसिक्स मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया इसका। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। इन जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम किसकी मदद से विजुअलाइज कर सकते हैं। मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इथीडियम रेडा। बिल्कुल ठीक है, क्या मुझे और आपको बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है बीटी कॉटन, जो वैरायटी होती है दैट वाज डेवलप्ड बाय, जो कि किसके इंट्रोडक्शन के द्वारा डेवलप हुई, टॉक्सिन जीन ऑफ बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, यानी बीटी इज रेजिस्टेंस टू, वो किसके लिए उसके अंदर मतलब कि उसकी रेजिस्टेंस जो कैपेबिलिटी होती है वो हमें यहाँ पे बताने की कौन सी डिसीज के अगेंस्ट वो ये शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है इंसेक्ट पेस्ट। ये बीटी आपके पास दे रखा। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जब एप्लीकेशंस वाला पढ़ते हैं उसमें तो बहुत बार इसके बारे में बात हो रखी है। तो बीटी कॉटन जो है वो रेजिस्टेंट होता है टू कॉटन बोलवर्म, यानी कि कॉटन बोलवर्म इंसेक्ट पेस्ट। क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये दो जीन्स जो हैं इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कॉटन में, कॉटन बोलवर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली उनको प्रोटेक्ट क्यों करेंगे, उनके अगेंस्ट ही तो हम कर रहे हैं इसको इंट्रोड्यूस। तो दिस मेक्स बीटी कॉटन इज बायो पेस्टिसाइड। तो ये क्या बना देता है उसको, कॉटन को, बीटी कॉटन को एक बायो पेस्टिसाइड। तो ये चीज आप याद रखोगे, इंसेक्ट पेस्ट। आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट। रोंग स्टेटमेंट यहाँ पे आपको किसके रिगार्ड में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है, तो अब इसके रिगार्ड में हमें रोंग स्टेटमेंट बतानी है। कट द डीएनए, बिल्कुल ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक साइट्स यानी कि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस साइट पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बिल्कुल ठीक है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग, गलत है, डीएनए लाइगेज की मदद से नहीं जोड़ते हम इसको, ये हमारे पास गलत है। बताऊंगी क्या आएगा।
ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ, बिल्कुल ठीक है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए सीक्वेंस की लेंथ के ऊपर मतलब लेंथ को देखकर उसको इंस्पेक्ट करके उसको पूरा उसकी हम बोल सकते हैं कि जैसे जांच पड़ताल करते हैं ना, पूरा उसके बेसिस पे वो काम करता है। हाँ, सी ऑप्शन कैसे गलत है ये समझो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, ये बात आपको पता है। दे फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और दो एंड कट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स। जो डबल हेलिक्स हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो होता है उनका बैकबोन वाला रीजन, वहां से उसको कट कर देते हैं। इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए बनाने के लिए। डीएनए लाइगेज जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, स्टिकी एंड्स को नहीं जोड़ता। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मान लो अब दो फ्रेगमेंट्स बना दिए, दो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, तो उन दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज का मदद किया, डीएनए लाइगेज की मदद से हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं, ना कि स्टिकी एंड्स को। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो प्रिवेंट करता है किसे, रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए। जो फेज डीएनए होता है उसकी रेप्लिकेशन को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। डीएनए बाय कटिंग इट, इसको बहुत सारे पीसेज में कट करके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो नेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम किस बेसिस पे रखा गया है, उनकी एबिलिटी कि वो रिस्ट्रिक्ट लिमिट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियोफाज को, जो कि एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ये वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बेसिकली। तो इसके बारे में मैंने आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई के द्वारा कौन से स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो रिकॉग्नाइज हो सकती है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको याद रख लेना, थोड़ा सा इसकी हिंट ले लेना किसी भी प्रकार से। ये क्वेश्चन बदलता नहीं है, एज इट इज याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है F-3 GAATTC। आप इसको याद रखें। इसके कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको याद रह जाएंगे अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस एंड पेरिमेडाइज, जो मैंने आपको बता दिया था। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, क्योंकि जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई इज दिस वन। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ई कोराई जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड क्रिएट करता है, 4 न्यूक्लियोटाइड के स्टिकी एंड्स विद 5 डैश एंड, जो कि ओवरहैंग्स ऑफ AATT, यानी कि ये अलग हो जाता है, ये इतना रह जाता है यहाँ पे और ये इतना, ये अलग हो जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर इनकी ये स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है जहाँ पे एंजाइम कट किया जाता है, वो कहाँ से होता है, ये जी यहाँ से मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। और यहाँ पे ये यहाँ से कट, ये इतना इसको कट कर लेंगे, इसका इतना इसको कट कर लेंगे। तो ये होता है इनकी पैलिंड्रोमिक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, याद रखेंगे। जो सीक्वेंस कंट्रोल करती है कॉपी नंबर को लिंक्ड डीएनए के वेक्टर में इज टर्म्ड एज, काफी इजी क्वेश्चन है, ओआरआई साइट। ओआरआई साइट इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि आप ध्यान से समझना, मैं बता देती हूँ आपको। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ए है, क्योंकि ओराई सीक्वेंस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंट्रोलिंग द, जो कॉपी नंबर होता है किसी भी लिंक्ड डीएनए का एक वेक्टर में, उसकी सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओराई दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए। जो हाई एटी कंटेंट है रिजल्ट्स इन लो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ रीजन, किसकी लो स्टेबिलिटी, जो फॉर इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ये काफ़ी एक्स्ट्रा है, ये करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और आई साइट आप इतना ही ध्यान रखोगे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ के रिजल्ट लो थर्मोडायनेमिक्स, ये अपना किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए इन वेक्टर। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और आई साइट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन। और जो रेप्लिकेशन का इनिशिएशन यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो भी ओराई होता है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट आपको पता है, सिलेक्टेबल मार्कर मैं बता देती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली देखो, इन एडिशन टू ओराई, मतलब कि जो वेक्टर है उसको एक सिलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या करता है, जो मदद करता है आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और सेलेक्टिवली परमिट किसकी ग्रोथ को करता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स की। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर होता है थ्रू विच, जिसके जरिए जो पीस ऑफ डीएनए है उसको हम होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली जो जीन्स एनकोड करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे कि सच एज एम्पिसिलिन आपके बुक में है,
क्लोरेमफिनिकोल आपकी बुक में है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, केनामाइसिन हो गया, इनको हम यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर्स कंसीडर करते हैं ई कोलाई के लिए। उसके बाद जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स हैं वो कोई भी रेजिस्टेंस किसी दूसरे एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम होता है कि वो आइडेंटिफाई और एलिमिनेट कर देती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब है जो यूजफुल नहीं होते हमारे इस प्रोसेस में, और सिर्फ किसको किसकी ग्रोथ को परमिट करता है, सिलेक्टिवली परमिट करता है किसकी ग्रोथ को, ट्रांसफॉर्मेंट्स की। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। चारों चीजें मैंने यहाँ बता दी। देखो फिर से इसी के रिगार्डिंग, सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, क्या काम आता है इसका, खुद से आप करके इसको बता सकते हो। मार्क अ जीन, बिल्कुल गलत है। क्या मैंने बताया, हेल्प इन एलिमेंटिंग, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिलेक्टेबल मार्कर जी इज अ जीन, ये ऐसा जीन होता है जिसको हम एक सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली एक बैक्टीरियम हो सकता है या फिर O2 सेल्स इन कल्चर, जो कि कन्फर करता है एक ट्रेट को, जो कि सुटेबल किसके लिए होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के लिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स मदद करता है आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन में किसके, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के, और परमिट करता है सिलेक्टिव ग्रोथ किसकी, ट्रांसफॉर्मेंट्स की। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। गिवन बिलो आर 4, चार स्टेटमेंट दे रखी है हमको पर्टेनिंग द टू सेपरेशन, किसके रिलेटेड, डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन के रिलेटेड, यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन होगा मुझे ऐसा लगता है। डीएनए इज नेगेटिवली, इनकरेक्ट बतानी है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट लोडेड इन जेल टुवर्ड द एनोड, टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल, गलत है। कैथोड टर्मिनल की तरफ उसको क्या किया जाता है, ये नेगेटिव होता है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ही तो करेंगे, यानी कि एनोड तो नेगेटिव होता है, कैथोड होता है पॉजिटिव। तो करेक्ट, इनकरेक्ट हमारे पास ये पहला ही आ गया। उसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स, एक मिनट, चूज द करेक्ट, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास था क्वेश्चन, ये करेक्ट था, हालांकि यहाँ पे एनोडी मैंने पीछे ध्यान दिया, ये एक मिनट, हमने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा, तो ये गलती आप कभी ना करें जो मैंने अभी कर दी है। अपने क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से देखें, पूरा पढ़ें कहाँ से कहाँ तक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, चूज हमें इनकरेक्ट ही करना है, हमें आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही करना है, लेकिन कितनी इनकरेक्ट है वो यहाँ पे हमें बताना है इसके अकॉर्डिंग। देखा, यहाँ पे अगर आप अब नॉर्मली हम सोचते तो शायद कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ पे तो इनकरेक्ट, यहाँ पे पूछा चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आंसर करेक्ट पूछा है, ऑप्शन करेक्ट नहीं पूछा। ऑप्शन स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट देखनी है और ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट, मतलब यहाँ पे हमें टिक करना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये मैंने बता दिया इनकरेक्ट है, क्या आएगा, कैथोड आएगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सर्फेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट, बिल्कुल गलत है। मूवमेंट को अफेक्ट करती है, जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं, जो काफी बड़े बड़े होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी, तो ये भी गलत हो गई। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए लार्जर द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू, जितना कम डीएनए का फ्रेगमेंट का साइज होगा उतना ही डिस्टेंस ये बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा ही तो हुआ था ना, मैंने आपको क्या बताया, आगे जो है बिल्कुल आगे कौन से पहुंच जाते हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते, वो पीछे ही रह जाते हैं। प्योर डीएनए कैन बी विजिबल डायरेक्टली, गलत है। डायरेक्टली एक्सपोजर से कैसे, मैंने क्या बताया था, इथिडियम ब्रोमाइड, राइट, हमने किया था इसके ऊपर, तो हमें क्वेश्चन भी कर चुके हैं अब। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीन इनकरेक्ट है, और ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा इसका। ये क्या मुझे दोबारा आपको समझाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ये चीज मुझे समझाने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। एन एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, यहाँ पे ध्यान बस इस पे देना था, रिमूविंग एंड्स ऑफ डीएनए। क्या बताया था मैंने, एंड्स ऑफ डीएनए को कौन रिमूव करता है, खाली डीएनए को, जो एंड्स पे से, एक्सोन्यूक्लियस। प्रोटीज का कोई काम नहीं, तो प्रोटीन के एंजाइम हो गया। डीएनए लाइगेज तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस तो हम देख चुके हैं, स्पेसिफिक साइट्स पे जो है कट करता है। तो बचा क्या था, एक्सोन्यूक्लियस, और दोनों मैंने आपको बता दिए थे। देखो इस वजह से पूरा मैंने आपको बेसिक पहले ही बता दिया था, उससे देखो अभी तक कोई क्वेश्चन हमारा बाहर से नहीं आया है, जो हमने अभी चीजें पढ़ी थी ना उससे ही रिलेटेड चीजें हमारे पास यहाँ पे आई है। तो करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। समझाने की तो आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं और शायद आपको अब समझ आ भी गया होगा। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शन, के फंक्शन के साथ हमें इन एंजाइम्स को मैच करना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक,
एक्सोन्यूक्लियस एंड्स, उसके बाद डीएनए लाइगेज join the DNA fragments, टैग पॉलीमरेज एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन जीनोमिक टेम्पलेट। तो ए का हमारे पास थर्ड है, फिर फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, चारों की चारों चीजें हमें पता था और हमने यहाँ पे इजीली सोल्व कर दिया। खैर फिर भी मैं एक बार आपको इसके बारे में वर्बली थोड़ा अच्छे से बोल के बता देती हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है क्लीव्स डीएनए इनटू, वो उसको डीएनए को जो है कट करता है फ्रेगमेंट्स वे नियर स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन साइट, जो उनकी स्पेसिफिक रिकग्नाइजेशन साइट होती है वहीं पे विद इन द मॉलिक्यूल, उसी के ऊपर वो कट लगाता है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियोटाइड को कट ऑफ करता है वन एट अ टाइम, एक ही बार में, फ्रॉम 3 एंड टू 5 एंड ऑफ डीएनए या फिर आरएनए की चेन, यानी कि एंड से बिल्कुल तो 3' टू 5' या फिर 5 एंड टू 3 एंड। उसके बाद डीएनए लाइगेज क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स की जॉइनिंग को टुगेदर बाय कैटलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसकी फॉर्मेशन को कैटलाइज करके, एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड की। टैग पॉलीमरेज जो है एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, जो कि नेम्ड आफ्टर द थर्मोफिलिक, इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है टैग पॉलीमरेज का, ये भी मैं बता देती हूँ, नेम्ड आफ्टर द थर्मोफाइलिक बैक्टीरिया थर्मस, जो कि हमने पहले क्वेश्चन किया था, थर्मस एक्विक्टस, फ्रॉम विच इट वॉज ओरिजिनली आइसोलेटेड बाय, किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था ओरिजिनली, ये काइन एट ऑल इन 1976, साइंटिस्ट का नाम है इनके, मतलब कि जिन्होंने इसको ओरिजिनली आइसोलेट किया था। इट अटैचेज, इसका क्या काम होता है, ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको डीएनए टेम्पलेट से अटैच कर देता है, देयर बाय जो डीएनए है उसकी कॉपी करता है, ये काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ओन वेक्टर PBR 322R4, कोई दो, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में 199 पेज नंबर पे पूरा ये PBR 322 ये आपको दे रखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपको डायग्राम दे रखा है ना, फिगर 11.1, वो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछी जा सकती है कि नॉर्मली आपसे लेबलिंग करवा लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, तो उस फिगर को, उस डायग्राम को, इस वेक्टर के डायग्राम को आप अच्छे से रट लेना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पे क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जो दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स वेक्टर PBR 322 पे 322 पे हैं, वो कौन सी हैं, ये पूछा गया बेसिकली, ठीक है। तो देखो स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं आपको बना के भी दिखा दूंगी एक बार, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में, खैर अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं तो अलग से बना के देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं इसको बना ही देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं, एक होता है क्ले फर्स्ट हिंद 3, उसके बाद यहीं पे हमारे पास साइट होती है किसकी, ये किस में आता है, ई कोराई। उसके बाद यहां से यहां तक ये पूरा रीजन होता है किसका, एम्प्लीसिनिल रेजिस्टेंस जीन का, जिसमें कि दो हमारे पास यहाँ पे होते हैं, एक होता है PVU1 और एक होता है PST1, ये हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये PBR 322 का वेक्टर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है क्या, ये होती है ओराई, जो मैंने आपको बता दी थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है PVU2, ये रोप। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आती है एक और रेजिस्टेंस साइट टेट्रासाइक्लिन, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो मैंने बताई हैं। इसमें कौन सी दो होंगी, BAMH1 और इसमें होगा सिलाइन SAL1, ये है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस साइट कितनी नजर आ रही है, मेरे हिसाब से तो दो
राइट। ये इस वजह से मैं कह रही थी कि ये आपको फिगर पता होनी चाहिए। देखो ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर जो PBR322 है वो कंटेन करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स फॉर एम्पीसिलिन, जो कि मैंने अभी यहाँ ऊपर बनाया है एम्पीसिलिन, और दूसरा कौन सा होता है टेट्रासाइक्लिन एज सेलेक्टेबल मार्कर्स के तौर पर। सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं मदद करते हैं इन सेलेक्टिंग दोज होस्ट सेल्स जो कि कंटेन करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर को और एलिमिनेट कर देते हैं किनको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ये मैं बता चुकी है आपको। प्लास्मिड PBR 322 पता नहीं मैं क्यों कह रही हूँ 322 हैज अ वैरायटी ऑफ, उनके पास एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स की वैरायटी होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए। दो यूनिक साइट कौन सी है PST1 और PVU1 ये जो हमारे पास है यूनिक जो यूनिक साइट्स हैं ये लोकेटेड होती हैं एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर, और BAMH1 और ये SL1 ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दोनों चीजें बता दी हैं, कौन सी दो साइट होती हैं आपको पता चल गया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा और समझ लेंगे अब इसमें। एक्स्ट्रा क्या बातें हैं, जो इंसर्शन होता है DNA फ्रेगमेंट का प्लास्मिड में एंजाइम PCAT1 या फिर PVU1 के जरिए, जो भी यहाँ पे हमारे पास है इनके प्लास्मिड के जरिए प्लेसेस द DNA इंसर्ट विद इन द जीन। ये जीन एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर ही DNA को इंसर्ट करता है, जो कि इसे एम्पीसिलिन नॉन फंक्शनल बता, जो कि क्या करता है ये जो एम्पीसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन है इसको नॉन फंक्शनल बना देता है। एक मिनट, बैक्टीरियल सेल्स जो कंटेन करते हैं सच रिकम्बिनेंट PBR322 वो अनेबल होंगे टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ वो अब देखो अब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के प्रति उनके पास क्या है रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी आ गई, तो जहां पे भी एम्पीसिलिन होगा वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में ग्रो कर जाएंगे। बेसिकली जिसके भी जीन जो है चले मतलब उसमें चले जाएंगे, मतलब कि इंसर्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट टू प्लास्मिड यूजिंग एंजाइम, जो भी एंजाइम्स वगैरह की मदद से हम इंसर्ट करना चाहेंगे DNA फ्रेगमेंट्स में, उसके अगेंस्ट जो भी वो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी ले उसके पास होगी वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके दूसरे में ग्रो कर जाएगा। ये बेसिक बात थी यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो अब देखो अब आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है कौन सा आएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। एक तो एम्पीसिलिन था एक टेट्रास, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन क्या है ये समझो, हमें कौन से इक्विपमेंट की जो है इसेंशियली रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोब्स को एक लार्ज स्केल पे ग्रो कराने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स के लिए। क्वेश्चन हमारा माइक्रोब्स वाले चैप्टर से है, यहाँ से तो नहीं है, खैर हम करेंगे इसको सोल्व। तो करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास होता है बायोरिएक्टर। BOD इंक्यूबेटर ये नहीं होता, BOD होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये इसका क्या मतलब होता है कि मान लो 1 लीटर वाटर है उसमें आप कितना ऑर्गेनिक मैटर होगा वो मतलब कि उसकी पुष्टि हम ऑक्सीजन की डिमांड से लगा सकते हैं कि जितना ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ है ना उतना ही ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर था, क्योंकि ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन वहां पे होगी, माइक्रोब्स वगैरह उसके ऊपर काम करेंगे, तो ऑक्सीजन की डिमांड के उस पे बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है 1 लीटर वाटर में या जितना भी स्पेसिफिक। तो ये उसके लिए होता है बेसिकली उसको डिटरमाइन करने के लिए। स्लज डाइजेस्टर क्या होता है, वो जो बायोगैस वगैरह बनाते हैं जिससे वो होता है। इंडस्ट्रियल ओवन का तो कुछ काम नहीं है। बायोरिएक्टर यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो टू प्रोड्यूस एंजाइम को एक लार्ज क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करने के लिए इक्विपमेंट रिक्वायर्ड आर, जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है वो कौन सा होता है बायोरिएक्टर्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स। अब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात यहाँ पे समझो, 1990 में एंडरसन एंड स्क्वार्स उन्होंने क्या मतलब कि उन्होंने लाइसेंस्ड, ये दोनों जो है लाइसेंस पेटेंट्स है, यानी कि इनके पास लाइसेंस था किस चीज का, फॉर रोटेटिंग वॉल बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो बायोरिएक्टर की टेक्नोलॉजी थी उसमें चेंजेस लाने की जो भी मतलब उनके हाथ में था पूरा इसका ये जो है कमांड। एंड फाउंडेड, और उन्होंने क्या फाउंड किया, सिंथेकॉन
इंक्रीजमेंट इन हाउस्टन टेक्सास टू कमर्शियलाइज द डिवाइस। बेसिकली ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, आप इतना याद रखो 1990 में इसका लाइसेंस किसके पास है, 1990 में एंडरसन और स्क्वाड्स, ठीक है, इनको मिल गया था ये। उसके बाद है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, कैरेक्टरिस्टिक किसकी, एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितना इजी क्वेश्चन हमारे पास दोबारा से आ गया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकरेक्ट, एंजाइम का डीएनए आइडेंटिफायर, बिल्कुल ये तो ठीक है। एंजाइम बाइंड्स डीएनए स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली, गलत है। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड को नहीं, कोई भी स्पेसिफिक साइट होती है वहां पे कट लगाता है। एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट, बिल्कुल ठीक है, किया था हमने ये। रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक नोड्स, बिल्कुल ठीक है, एक स्पेसिफिक ही ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो देखो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कि कट करता है डीएनए यानी क्लीव्स डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स या फिर नियर स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट विद इन द मॉलिक्यूल, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वन क्लास ऑफ ब्रोडर एंडोन्यूक्लियस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये क्लास होती है बेसिकली इसकी। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है फंक्शंस बाय, वो हाँ ये बता दिया था मैंने कितनी डीएनए सीक्वेंस की लेंथ है उसको इंस्पेक्ट करके वो काम करता है। एक बार अगर ये इसकी स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को फाइंड कर लेता है तो ये उस डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा देता है उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे। ये जो एंजाइम होते हैं प्रोडक्टिवली कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड को, क्योंकि जो सीक्वेंस ये रिकॉग्नाइज करते हैं वो कैसी होती है, पैलेंड्रोमिक होती है। दैट इज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल बेसिस ऑन बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ये पूरा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर, वेक्टर के तौर पे कौन सा यूज किया जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स को ह्यूमन लिम्फोसाइट में अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो इनमें से कौन सा कॉमनली वेक्टर यूज किया जाएगा, इसको याद रखोगे, रेट्रोवायरस होता है। क्या होता है रेट्रोवायरस, देखो रेट्रोवायरस इज अ टाइप, एक टाइप का आरएनए वायरस होता है जो कि इंसर्ट करता है कॉपी ऑफ जीनोम को, किसको, एक कॉपी ऑफ जीनोम को इनटू डीएनए, होस्ट सेल के डीएनए में उसको क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है, दस चेंजिंग द जीनोम। तो अब इस होस्ट सेल का जीनोम ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। तो रेट्रोवायरस कॉमनली यूज किया जाता है एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, इसको आप एज इट इज याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेम्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट सीक्वेंस, आपको इसके पता होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है काफी सारे, देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एक्सटेंशन पहला नहीं है, एनीलिंग नहीं है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डीनेचुरेशन ठीक है, एनीलिंग फिर एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ आपको ताकि इसके भी बेसिक्स आपको क्लियर हो सके। पीसीआर इज बेस्ड ऑन द थ्री सिंपल स्टेप, पीसीआर जो यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है 3 सिंपल स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है, जिस रिक्वायर्ड फॉर एनी, जो कि किसी भी डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन की उसके उसके क्या बोला मैंने, कोई भी डीएनए है उसके सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। पहला इसमें आता है डीनेचुरेशन, जो टेम्पलेट होगा, यानी कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम खोल ले प्लीज एक बार, जो टेम्पलेट होता है ऐसे उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है इनटू सिंगल स्ट्रैंड, उसको सिंगल मतलब अलग अलग स्ट्रैंड में उनकी डीनेचुरेशन होगी। दूसरा क्या होगा, एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स, जो ये प्राइमर होते हैं ये और ये दो हैं हमारे पास, इनको एनीलिंग ऑफ प्राइमर्स टू ईच ओरिजिनल स्ट्रैंड फॉर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, इनका ओरिजिनल स्ट्रैंड में क्या हो जाता है बेसिकली सिंथेसाइज, ठीक है। थर्ड होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम द प्राइमर, प्राइमर से एक्सटेंशन किया जाता है नई डीएनए साइट का। पेज नंबर 202 फिगर 11.6, वहां पे आप इसको एक बार चेक करो, आपको पूरा डायग्राम के साथ दे रखा है। पहला प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन का है, जिसमें दोनों जो हमारे पास वो है अपना स्ट्रैंड्स है 5' to 3', 3' to 5', उनका डीनेचुरेशन होता है, यानी कि बेसिकली वहाँ उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना उसका ब्रेक डाउन होता है पहले प्रोसेस में। थोड़ा इजी करके फिर बताती हूँ। डीनेचुरेशन में क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बीच में उनका ब्रेक डाउन होना 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद आता है एनीलिंग, एनीलिंग में क्या होता है, जो स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं उनकी पुष्टि, जैसे कि ये हमारे पास साइट है तो यहाँ पे इस साइट की, यहाँ पे इस साइट की, यानी कि दो प्राइमर्स हमने अलग से जो है इसके लिए सेलेक्ट कर लिए हैं, प्राइमर्स अलग कर लिए। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की मदद से इनका एक्सटेंशन, यानी कि ये जो छोटे छोटे हैं इनका एक्सटेंशन हो जाएगा, यही काफी बड़े हो जाएंगे जो हमने प्राइमर स्पेसिफिक प्राइमर सेलेक्ट किए थे।
उसके एक्सटेंशन हो गया इनका, उसके बाद 30 साइकिल्स, मतलब कि ये एम्पलीफिकेशन कराया जाता है इनका एक अपना चेन में। एम्पलीफिकेशन के बाद 1 बिलियन टाइम्स इनका एम्पलीफिकेशन किया जाता है, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है उस डीएनए की हमारे पास बनकर तैयार हो जाती है। ये था यहाँ पे इसके बारे में पूरा पोलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। छोटा सा ही टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है, मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया, वहां पे जाके आप एक बार इसको देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं सेपरेटेड ओनन, जो एगारोस जेल पे सेपरेट करते हैं, क्या आएगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है, बिल्कुल लिथियम ब्रोमाइड। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल, कौन सा होता है जिसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा आएगा, सिलेक्टेबल मार्कर ऑलरेडी बता चुकी थी। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट्स की पुष्टि कौन करता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए कौन सा क्राइटेरिया मतलब कि होता है डीएनए फ्रेगमेंट की मूवमेंट के लिए ऑन अगेरियस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन उसके रिगार्डिंग, स्मॉलर द फ्रेगमेंट, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। ये गलत है और ये गलत है, सर फादर गलत है, तो पीछे रह जाते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी है, छोटे छोटे ये पीछे पीछे बड़े क्या है पीछे रह जाएंगे, राइट, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लास्मिड, का फीचर बताना इनमें से कौन सा नहीं है, और प्लास्मिड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। देखो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन बिल्कुल होता है, मैंने बताया था इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर, सर्कुलर स्ट्रक्चर था, ट्रांसफरेबल बिल्कुल था, तीनों पॉइंट मैंने बताए थे। देखो प्लास्मिड के बारे में स्टार्टिंग में सिंगल स्टैंडर्ड, ये गलत है, ये डबल स्टैंडर्ड था, ये भी मैंने लिखवाया था कि कैसा था, ये डबल स्टैंडर्ड। प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। नेक्स्ट टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से, ये मैंने ये भी बता चुकी मैं कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ये हमारे पास थर्मस एक्विटस, ये लिखवा दिया था मैंने, ऑब्टेन फ्रॉम थर्मस एक्विटस विच लिव्स इन, जो कि होस्ट स्प्रिंग्स वगैरह रीजन में पाया जाता है, राइट, कर चुके हैं। देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ना दी हो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसमें से, हिंड सेकंड, ये भी मैंने बता दिया, सबसे पहला भी यही था, राइट, दोबारा तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए को कट कर देता है उसके नियर या स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, जिसका नाम रेस्ट्रिक्शन साइट्स होता है। इन सेकंड जो अमंग दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कटिंग होती है डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन में बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, किसकी मदद से ऐसा पॉसिबल है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस, डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ये डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ, जिसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, क्लोनिंग के लिए उसमें इंटीग्रेट किया जाता है, वेक्टर में ही तो किया जाता है ना, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया जाता है, उसको फिर होस्ट में हम क्या कर देते हैं आगे डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए के एनालिसिस में यूजिंग साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज, वो क्या यूज नहीं करती, ये यहाँ पे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इज पीसीआर। देखिए पीसीआर एक टेक्निक होती है फॉर एंजाइमेटिकली डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं विदाउट, बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज किया, जैसे कि कोलाई ईस्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करते हम इस टेक्निक में, जो कि हमने अभी पीछे कर भी दिया था, तीनों स्टेप बता दिए थे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, तीनों हम कर चुके हैं। कॉमनली यूज किया जाता है मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क, जैसे कि डिटेक्ट, हमें किसी हेरिडिटरी डिसीज का डिटेक्शन करना हो, कोई जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स वगैरह उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम पीसीआर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लोटिंग, ब्लोटिंग के बारे में बता देती हूँ क्या होता है। ब्लोटिंग ट्रांसफर होता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ जो फ्रेगमेंटेड डीएनए सीक्वेंस होती है उसका ट्रांसफर कहाँ पे, नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन में या फिर नाइलोन की मेम्ब्रेन में। ये प्रोसेस जो है इज डन बाय इधर, या तो ये इसको हम इलेक्ट्रो ब्लोटिंग के जरिए कर सकते हैं या फिर कैपिलरी ब्लोटिंग के जरिए। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सैचुरेट होता है यूजिंग किसकी वजह से सैचुरेटेड होता है वो, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, और परमानेंटली फिक्स कर देता है, फिक्स्ड यूजिंग ईदर या तो यूवी रेडिएशन या फिर ड्राइंग की मदद से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, यानी पीसीआर का यूज इसमें नहीं होता है। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ, कौन सा वेक्टर है जो कि एक स्मॉल बिल्कुल छोटा फ्रेगमेंट जो है ना डीएनए का उसको क्लोन कर सकता है, उसकी बेसिकली एम्पलीफिकेशन कर सके। करेक्ट ऑप्शन होता है प्लास्मिड, ऑब्वियसली प्लास्मिड हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। प्लास्मिड जो है स्मॉल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स को बैक्टीरिया में और सम फंगाई में कैरी करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते हैं। बेस्ट नोन वेक्टर जो है वो कौन सा है, मतलब कि ऑल्सो अवेलेबल कमर्शियली आर PBr322, एक तो ये जिसके बारे में हमारे एनसीईआरटी में बात कर रखी है, एक दूसरा है PUC18 और एक है PBr322, ये दो हैं।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, क्यों ऐड किया जाता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। प्रेसिपिटेट डीएनए, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर, रिमूव प्रोटीन एंड हिस्टोन, इसके लिए तो हम एंजाइम की मदद करते हैं। ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज, एंजाइम की मदद से करते हैं। फिजिकल बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो इसमें काम ही नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? प्रेसिपिटेट डीएनए। इथेनॉल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, जबकि डीएनए क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। इथेनॉल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, वाइल डीएनए एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसके पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप जो इससे अटैच होते हैं, इसकी वजह से इसके पास नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए प्लेस्ड इनटू, डीएनए को हम 100% इथेनॉल के सॉल्यूशन में डालते हैं, वो इनसॉल्युबल हो जाता है और प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। जो रोल होता है अल्कोहल का डीएनए एक्सट्रैक्शन में इज टू प्रेसिपिटेट डीएनए, उसको विजिबल फॉर्म में जो है एक्सट्रैक्ट आउट करने का काम होता है इसका, अल्कोहल का। ये जो सोल्ट्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट इन डीएनए, उसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो इथेनॉल है वो रिमूव कर देती है हाइड्रेशन सेल जो होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के अराउंड द फॉस्फेट, जिसकी वजह से हम इजिली जो है स्पूलिंग की मदद से डीएनए को जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, जो कॉलोनीज होती है रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया की, अपीयर व्हाइट, वो व्हाइट दिखती है ब्लू के कॉन्ट्रास्ट में, ब्लू कॉलोनीज के कॉन्ट्रास्ट में, जो कि नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से ऐसा होता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेट अल्फा गैलेक्टोसाइड्स इनएक्टिव। डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं हैव बीन डेवलप्ड, वो डेवलप हुए हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं रिकम्बिनेंट को फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट, यानी कि रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट में डिफरेंस मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू, उनकी एबिलिटी की वो किस प्रकार का कलर प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, उसके बेसिस पर ये डिफ्रेंशिएशन हो सकता है कि ये रिकम्बिनेंट है या नॉन रिकम्बिनेंट है। इसमें एक रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं विद इन द कोडिंग सीक्वेंस के अंदर किसी भी एंजाइम, कौन से एंजाइम के? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम के अंदर डीएनए को हम इंसर्ट करते हैं। ये क्या करता है? एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, विच इज रेफर टू, जिसका हम क्या बोलते हैं? जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोला जाता है। जो प्रेजेंस होती है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की, वो क्या देती है? ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देती है प्लाज्मिड की बैक्टीरिया में। डज नॉट हैव एन इंसर्ट, उसका मतलब कि उसका कोई इंसर्ट नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट, कॉलोनी कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करती, तो उनको हम जो है एज मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज रिकम्बिनेंट कॉलोनीज। देखो स्पेसिफिक बिल्कुल कंक्लूजन देती हूँ इसका, सीधा साधा। ब्लू कलर की कॉलोनीज बना ली यानी कि वो क्या है? नॉन रिकम्बिनेंट है। कलरलेस अगर वो रहा है तो यानी कि वो रिकम्बिनेंट कॉलोनीज हैं। ये चीज यहाँ पे बोली गई है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है, जिसका यूज कहाँ पे किया जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और ये इन्वॉल्व करता है इनएक्टिवेशन ऑफ जीन बाय इंसर्टिंग एक फ्रेगमेंट किसका? डीएनए का मिडल ऑफ इट्स कोडिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी से बाय यूजिंग, किसकी मदद से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? डीएनए प्रोब्स। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप याद रखना, डीएनए प्रोब्स की मदद से ही हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक की लाइन है, एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोब जो एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, वेरिएबल लेंथ, अलग अलग लेंथ हो सकती है, जिसको हम यूज करते हैं डीएनए सैंपल्स में क्या डिटेक्ट करने के लिए? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसकी? सीक्वेंस के साथ, प्रोब की। जो प्रोब है वो हाइब्रिडाइज टू सिंगल, वो हाइब्रिडाइज हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, जिसका बेस सीक्वेंस अलाउ करता है प्रोब को कि वो टारगेट करे बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन प्रोब एंड टारगेट के बीच में। मतलब कि बेसिकली क्या यूज करता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का यूज करता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा तो उससे हम रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं उसका। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये फिगर, ठीक है, पीबीआर, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो ओराई ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन गलत है, रोप रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर गलत है, सिलेक्टेबल मार्कर ये भी गलत है, एंटीबायोटिक बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन सी हमारे पास। देखो ओराई क्या करती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन की साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नहीं होती। उसके बाद रोप क्या करती है? रिप्रेजेंट दो, ये उन प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में काम करते हैं, प्लाज्मिड में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली, ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर।
उसके बाद हिंद 3 और ई कोराई जो है रिकॉग्नाइजेशन साइट होती हैं किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वो अपनी क्या होती है, ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं। और ये तो आपको पता ही है, इसके डी ऑप्शन के ऊपर तो हमने एक पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे पीवाईक्यूज खत्म हो गए हैं, आपको ये चैप्टर समझ आए होंगे, पीवाईक्यूज भी समझ आए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता भी दी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट, एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेती हूँ कोई कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेटेड बचा ना हो। हाँ, तो हमने जो है अच्छे से इसको कवर कर लिया है। आप खुद से एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग ले सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।